नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस कक्षा के अंदर जो सम्मिश्र फलन हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनके अवकलन के बारे में, उनके सातत्यता कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोगों ने इसके पहले लिमिट के बारे में डिस्कस कर लिया था और लिमिट के अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर सीधा सीधा प्रतिस्थापन आपके द्वारा किया जा सकता है तो आप प्रतिस्थापित करें। अगर अनिर्धारित स्थिति है आपके पास तो आप उसके अंदर DLH द एल हॉस्पिटल रूल को लगाते हुए अवकलन करते हुए हल करें। और अगर मान लिया आपकी लिमिट वैल्यू तो झड़ की है लेकिन आपका जो फलन है वो एक्स वाई के पद का है, तो आपको तीन अलग अलग पथों के बारे में बात करनी है। एक्स अक्ष के अनुदिश आपको जाना है, वाई अक्ष के अनुदिश जाना है और रेखा वाई बराबर mx के अनुदिश जाते हुए आपको उन प्रश्नों को हल करना है। चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर कि भी सातत्यता के बारे में बात करते हैं। सातत्य सातत्यता कंटिन्यूटी। भाई ध्यान दीजिए, कोई सम्मिश्र फलन एफ जेड बराबर Z0 पर सतत होगा यदि, देखिए उसको कंटिन्यूस होने के लिए तीन शर्तें हमारी अनिवार्य है। ठीक है, फलन है आपका एक सम्मिश्र फलन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है और किसी Z0 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि सतत होगा, कंटिन्यूस कब होगा, जब तीन शर्तों की बात करेंगे। नंबर एक, पहली बात तो उसकी लिमिट यानी उसके सीमा का अस्तित्व विद्यमान होगा। नंबर दूसरी बात, वैल्यू ऑफ फंक्शन परिभाषित होगी। और नंबर तीसरी बात, जो लिमिट वैल्यू है और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस के अंदर बराबर हो जाएंगे तब वह कंटिन्यूस होगा। देखिए किस प्रकार से, यदि पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है लिमिट z टेंस टू Z0 एफ जेड का अस्तित्व हो, यानी कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करने वाला काम हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था, आपकी जानकारी में भी है, अभी मैंने दोहरा भी दिया है, दोबारा से दोहरा देता हूं। आप सीधा झड़ का प्रतिस्थापन कर सकते हैं अगर अनिर्धारित स्थिति आपकी नहीं आती है तो। अनिर्धारित स्थिति आने पर द एल हॉस्पिटल रूल से अवकलन करते हुए अंश का अलग, हर का अलग हम लोग इसको हल कर सकते हैं। और अगर मान लिया आपके पास में एक्स वाई के पद आपके बनते हैं, और एक्स वाई के पद बनेंगे कब बनेंगे, जब आपके पास में झड़ बार होगा, जब आपके पास में मॉड ऑफ झड़ होगा, जब आपको प्रश्न कहेगा रियल पार्ट ऑफ झड़ की बात करेगा, जब आपका प्रश्न इमेजनरी पार्ट ऑफ झड़ की बात करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास में एक्स वाई के पद रहेंगे। और अगर एक्स वाई के पद आपके पास में है तो ऐसी स्थिति में तीन अलग अलग पथों के माध्यम से हम लिमिट की बात करेंगे। अगर तीनों पथ से आने वाली लिमिट वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो वहां पर सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा विद्यमान होगी और उस बराबर जो मान आ रहा है तीनों में वही उसका लिमिट मान होगा। तो पहली चीज, सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, यहां पर एफ Z0 परिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन का अभिप्राय किससे है सर, कि जब मैं फंक्शन के अंदर z को सीधा ही Z0 से रिप्लेस कर देता हूं तो वैल्यू क्या बनती है, अगर वह वैल्यू हमारे पास में डिफाइन है। और तीसरी और अंतिम शर्त क्या है, लिमिट वैल्यू z टेंस टू Z0 एफ जेड इज इक्वल टू एफ Z0 हो जाए, यानी कि जो लिमिट वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर अगर होता है तो फलन हमारा सतत होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अवकलनीयता के बारे में बात करता हूं। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो सर, अवकलनीयता में क्या होगा, हमें अपने एक फॉर्मूले के बारे में बात करनी है। एफ डैश जेड किसके बराबर होगा, लिमिट z टेंस टू Z0 एफ जेड माइनस एफ Z0 अपॉन Z माइनस Z0। हम इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको
सॉल्व करना चाहेंगे और उसके माध्यम से अवकलनीयता अगर ये परिभाषित है तो वह अवकलनीय भी हमारा होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसके अंदर थोड़ी सी बात और करता हूं। ध्यान देना, अगर मान लिया कि सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं होने पर, अगर लिमिट वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सीमा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मुझे प्रश्न को आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब प्रश्न में सीमा विद्यमान नहीं होगी, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, ऐसी स्थिति में वह फलन सतत नहीं होगा, फलन सतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। और जब फलन सतत नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वह फलन अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर सीमा विद्यमान नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह सतत नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं होने की स्थिति में वह अवकलनीय भी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सीमा विद्यमान होगी इसलिए वो सतत होगा, सतत है इसलिए वो डिफरेंशिएबल होगा, ये चीज नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं केवल नकारात्मक भाव की बात कर रहा हूं। सीमा नहीं होने पर सतत नहीं, और सतत नहीं होने पर अवकलनीय नहीं। इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट then the function is a discontinuous, and if the function is discontinuous then function is a not differentiable। हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। अगर होता है तो फिर दो रास्ते हैं, अगर सीमा विद्यमान है तो आगे दो रास्ते हैं, वो सतत हो भी सकता है और वह सतत नहीं भी हो सकता है। अगर सतत है तो फिर दो रास्ते हैं, वो अवकलनीय हो सकता है, अवकलनीय नहीं भी हो सकता है, इसको ध्यान देना। और अगर उल्टे क्रम की बात करें, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो इसका निश्चित मतलब है वो सतत है और उसकी सीमा विद्यमान है। ये चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो वापस से ध्यान देना, नहीं होने पर तो रिजल्ट नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं होना, सतत नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। सीमा अगर विद्यमान है तो दो स्थितियां हो सकती है, वह कंटिन्यूअस हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आगे अवकलनीय नहीं है, चेकआउट नहीं करना। अगर वह कंटिन्यूअस है तो आगे फिर दो रास्ते आएंगे, एक रास्ता आएगा कि वो डिफरेंशिएबल हो सकता है और दूसरा रास्ता आएगा वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है सर। तो चलिए कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लिया हमारा पहला प्रश्न है, सातत्यता परीक्षण कीजिए, अभिप्राय है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है आपको, तो सबसे पहले तीन चीजें हैं। नंबर एक, सीमा का अस्तित्व विद्यमान है या नहीं, इसको चेक करना। अगर सीमा का अस्तित्व विद्यमान है तो फलन का मान है या नहीं है परिभाषित, उसको चेक करना। अगर वो भी है तो क्या दोनों वैल्यू बराबर है क्या, समझ गए, तो वह सतत होगा। चलिए यहां पर चेकआउट कर रहे हैं z बराबर 0 पर, और अगर z बराबर 0 है तो अभी हमने बात की थी डेफिनेशन में z बराबर z0। इसका मतलब क्या है, z0 का रोल कौन प्ले कर रहा है, z0 का रोल 0 प्ले कर रहा है। ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हमने डेफिनेशन लिखी है z बराबर z0 पर सतत होना। ठीक उसी प्रकार से हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, सततता की जांच करनी है z बराबर 0 पर। और जब मैं डेफिनेशन के रूप में z बराबर z0 लिखता हूं तो z0 आपका 0 यहां पर दिखता है मुझे। चलिए नंबर 1, सबसे पहले मुझे सीमा की बात करनी है। अगर सीमा विद्यमान होगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा और कंटिन्यूटी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सीमा के अंदर देखिए मेरा प्रश्न क्या कहता है, मेरा प्रश्न है एफ जेड किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ z अपॉन z के बराबर है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं z को x प्लस आयोटा y मानता हूं तो ऐसी स्थिति में रियल पार्ट ऑफ z क्या बनता है, रियल पार्ट ऑफ z x बनता है। और इसके माध्यम से हम अपने प्रश्न को प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ z हमारा हो गया x और z का मान हो गया x प्लस आयोटा y, ठीक है जी, ये हो गया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है लिमिट वैल्यू, लिमिट z टेंड्स टू z0 का मतलब है 0, x अपॉन x प्लस आयोटा y। चूंकि लिमिट हमारी z की है, हमारा पद प्रश्न x और y के पदों में है, तो मुझे तीन रास्तों के बारे में चेकआउट करना है। तीनों का मान रिजल्ट बराबर होना चाहिए। पहला रास्ता
जब मैं पथ की बात करूंगा एक्स अक्ष के अनुदिश जाते हुए, एक्स अक्ष के अनुदिश अलोंग द एक्स एक्सिस, हमारा दूसरा पथ क्या होगा? दूसरा पथ है y अक्ष के अनुदिश, और हमारा तीसरा जो पथ है वह है रेखा y बराबर एम एक्स के अनुदिश। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। भाई तीन पथों को चेकआउट करना है लिमिट के लिए, तीनों बराबर होना चाहिए। यानी लिमिट कब होगी? जब तीनों जो है यूनिक होना चाहिए और तीनों समान होना चाहिए, यानी अद्वितीय और समान हो, तभी सीमा विद्यमान होगी। चलिए फिलहाल देखते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश जब बात करेंगे तो एक्स अक्ष का समीकरण हमारा क्या होता है? y बराबर 0। तो पहले लिखूंगा y टेंस टू 0, फिर लिखूंगा x टेंस टू 0, और आपका फलन है x अपॉन एक्स प्लस आयोटा y। पहले y के स्थान पर 0 रखने की बात कर रहा हूं, तो लिमिट x टेंस टू 0, y के स्थान पर 0 रखने पर x बटा x प्लस 0 हो गया। सॉल्व करते हुए लिमिट x टेंस टू 0, x बटा x 1 हो गया, और फाइनल रिजल्ट हमारा 1 के बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। y अक्ष के अनुदिश इसको हम लोग देखना चाहते हैं। लिमिट y अक्ष का समीकरण है x टेंस टू 0 और उसके बाद में y टेंस टू 0। फलन है हमारा x अपॉन एक्स प्लस आयोटा y। पहले हम x टेंस टू 0 की बात करना चाहते हैं। x के स्थान पर जैसे ही 0 लिखेंगे तो रिजल्ट क्या है? लिमिट y टेंस टू 0, x के स्थान पर 0, तो 0 अपॉन x के स्थान पर 0 होने पर 0 प्लस आयोटा y हो गया। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो परिणाम हमारा 0 के बराबर होता है। तो आपका रिजल्ट क्या बना? 0 बन गया। अब मुझे बताइए, x अक्ष के अनुदिश पथ और y अक्ष के अनुदिश पथ, ये परिणाम समान आ रहे हैं क्या? ये परिणाम समान नहीं है तो मुझे y बराबर mx को चेकआउट नहीं करना है। और जब चेकआउट नहीं करना है तो इसको आपको चेक नहीं करना है सर, क्योंकि दोनों ही परिणाम आपस में बराबर नहीं हुए, तो इसको आपको हटा देना है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर लिमिट z टेंस टू 0, रियल पार्ट ऑफ z अपॉन z विद्यमान नहीं है। अगर ये विद्यमान नहीं है लिमिट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए z बराबर 0 पर ये जो फलन है एफ जेड, वो सतत भी नहीं है, डिसकंटिन्यूस होने की बात कर रहा है, नॉट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। और z बराबर 0 पर अगर वो सतत नहीं है तो वह फलन f0 अवकलनीय नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल भी नहीं है। भाई y बराबर mx में चेकआउट करता अगर ये दो रास्ते हमारे बराबर बराबर होते तो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। हमारा प्रश्न है एफ जेड मॉड जेड स्क्वायर जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 फॉर जेड इज इक्वल टू 0। मुझे जेड बराबर 0 पर सातत्यता का परीक्षण करना है। फिर से वापस बात कर रहा हूं, हम जब बात करते हैं जेड बराबर जेड 0 की, तो जेड 0 का मीनिंग 0 से होता है। ठीक है, चलिए सर इसको आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहली जो बात हो रही है हमारी, वह सीमा विद्यमान है या नहीं है, लिमिट को चेकआउट मुझे करना है। चलिए यहां पर लिमिट z टेंस टू z0 और मुझे एफ जेड की बात करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट z टेंस टू z0 का मतलब 0 हुआ, और एफ जेड का मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है भाई, फलन जो है एफ जेड जेड स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे बताइए z अगर x प्लस आयोटा y है तो मॉड ऑफ z क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और जब ये चीज आपकी जानकारी में आपको है तो बताइए हमारा प्रश्न क्या कहता है? हमारा प्रश्न कहता है लिमिट z टेंस टू 0 और मॉड z स्क्वायर का अभिप्राय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से है। तो सबसे पहला काम लिमिट वैल्यू की बात करनी है, लिमिट को चेकआउट करना है। यहां पर तीन रास्तों को मैं फॉलो करता हूं। देखिए सर कौन कौन से तीन रास्ते हैं। सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं एक्स अक्ष के
अनुदिश अलोंग द एक्स एक्सिस। दूसरा रास्ता हमारा होगा y अक्ष के अनुदिश इस लिमिट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। और तीसरा रास्ता होगा रेखा y बराबर mx के अनुदिश। चलिए देखते हैं सर, जब मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूं, x अक्ष के अनुदिश की बात करते हैं, तो देखो लिमिट x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, तो मैं यहां पर क्या करूं, y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, और फलन क्या है हमारा, फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली बार y के स्थान पर 0 रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, y के स्थान पर 0 रखने पर आ गया एक्स स्क्वायर, और दोबारा अब x के स्थान पर 0 रखने पर परिणाम क्या बन गया, 0। तो x अक्ष के अनुदिश जो लिमिट वैल्यू बनी, यानी x अक्ष के अनुदिश जब आप गमन करते हैं तो लिमिट वैल्यू 0 बनती है। चलिए y अक्ष के अनुदिश की बात करते हैं, लिमिट y अक्ष का समीकरण हमारा क्या है, x टेंड्स टू 0, तो x बराबर 0 का लिख दिया हमने, x टेंड्स टू 0, और दोबारा y टेंड्स टू 0। अब यहां पर रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहली बार मैं x के स्थान पर 0 लिखूंगा, और जैसे ही x के स्थान पर 0 करते हैं तो ये आपका वाई स्क्वायर हो गया, और y के स्थान पर 0 रखने पर ये परिणाम हमारा 0 के बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेखा y बराबर mx के अनुदिश। अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर बराबर है। अगर बराबर है तो मुझे तीसरे रास्ते का देखना है कि उसका रिजल्ट क्या है। अब यहां पर जब रेखा y बराबर mx है तो y टेंड्स टू mx, और उसके बाद x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गौर कीजिए, पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं y बराबर mx के लिए, y के स्थान पर mx रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का mx है तो y स्क्वायर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं x के स्थान पर जब 0 रखूंगा तो पहला पद 0 हो गया प्लस दूसरा पद 0 हो गया, फाइनल रिजल्ट 0 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि तीसरे रास्ते से आने वाला परिणाम भी 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसका मतलब है कि यहां लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड विद्यमान है। पहली चीज लिमिट का एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट वैल्यू क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 0, यहां पर एफ जेड किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में सब चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये इक्वेशन नंबर 1, यानी पहला बिंदु भाई सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, तो पता लगा सीमा का हमारा अस्तित्व है, सीमा किसके बराबर, 0 के बराबर। अब दूसरा बिंदु, क्या फलन का मान परिभाषित है क्या, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड 0, इसका मतलब एफ 0 से है, और एफ 0 आपका प्रश्न कहता है कि जब z बराबर 0 है तो एफ 0 क्या होगा, 0 के बराबर है, तो एफ 0 0 के बराबर है। अब मुझे बताइए क्या लिमिट वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हुई, तो पता लगा कि यहां पर चूंकि लिमिट वैल्यू z टेंड्स टू 0 एफ जेड और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ 0 बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, हमारा जो फलन है वह z बराबर 0 पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ प्रश्नों के बारे में बात करें। हमारा प्रश्न इस बार एफ जेड बराबर मॉड जेड का स्क्वायर, जेड इज नॉट इक्वल टू 0, 0 फॉर जेड इज इक्वल टू 0, और प्रश्न कह रहा है जेड बराबर 0 पर केवल और केवल अवकलनीयता की बात कर रहा है कि भाई अवकलनीय है या नहीं है। तो मुझे देखो पिछला जो प्रश्न था, मुझे ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये कब किया है, जब आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करने की बात आई, और जब मैं अवकलनता की बात करूंगा तो इसका मतलब मुझे सीधे सीधे अवकलन का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो गौर कीजिए यहां पर एफ डैश जेड, एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या है सर, लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0, हमारा ये फॉर्मूला होता है, मुझे इसको अप्लाई करना होगा। क्लियर है। अब चलिए इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें क्या है, किसका रोल है,
तो चूंकि हमारा प्रश्न z बराबर 0 पर बात कर रहा है, तो इसका मतलब ध्यान दो z0 जो है वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है? क्योंकि z टेंस टू z0 और z0 का मतलब है z बराबर z0 से हम लोग कंपेयर किया करते हैं, तो z0 आपका 0 के बराबर हुआ। पहली बात, एफ जेड किसके बराबर है? तो पता लगा एफ जेड यहां पर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है और वो वही लेना है मुझे, यहां पर जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई बनता है तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होने के कारण मॉड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। बाकी एफ जेड जीरो, ध्यान दीजिए एफ जेड जीरो की बात कर रहे हैं और जेड जीरो चूंकि जीरो है तो एफ जीरो पर फलन का मान क्या है? एफ जीरो पर फलन का मान जीरो है। तो उम्मीद करता हूं कि सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। फॉर्मूले में क्या क्या रखना है वो सब चीजें मैंने यहां पर आपके साथ में अलग से डिस्कस कर दी, और जैसे ही इसके अंदर रखेंगे ध्यान दीजिए एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z0, z टेंस टू z0 को हम लोग जीरो लिख देते हैं। एफ जेड पता लगाओ, एफ जेड जो हो गया मॉड जेड स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ जेड जीरो, तो जेड बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो है, अपॉन जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे और जेड जीरो को आप जीरो लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो एफ डैश जेड लिमिट z टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करूं सर? भाई आपके पास में हुआ क्या, निकाल तो हम अवकलनता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न कन्वर्ट हो रहा है वो एक्स वाई के पदों में और लिमिट वैल्यू मुझे z की लेनी है। तो इसका मतलब मुझे चेकआउट तो वही करना है, लिमिट लेने का प्रोसेस, वही तीन रास्ते। वापस से ध्यान देना, फॉर्मूला हमारा अवकलनता का है, अवकलनता में मुझे लिमिट लेनी है। लिमिट लेते समय मेरे पास में एक्स वाई के पद आए हैं, तो आपको तीन रास्ते तय करने पड़ेंगे और इन तीन रास्तों से आने वाला मान अगर आपस में बराबर है तो वही मान आपका अवकलनीयता एफ डैश की बात करेगा। तीनों मान अगर आपस में बराबर हैं तो वह अवकलनीय होगा और इसका अवकलन का रिजल्ट होगा। चलिए पहला एक्स अक्ष के अनुदिश, दूसरा रास्ता वाई अक्ष के अनुदिश और तीसरा रास्ता रेखा y बराबर mx के अनुदिश। चलिए सर इधर ध्यान दीजिए आप। भाई देखो अवकलनीयता की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं और डिफरेंशियबिलिटी में हमारा फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला उसका रिजल्ट कब निकलने वाला है? जब मैं उसकी लिमिट वैल्यू ले पाऊंगा। तो मुझे लिमिट वैल्यू लेनी होगी और वही मेरा परिणाम होगा, लेकिन लिमिट वैल्यू लेने के लिए रास्ता वही होगा कि लिमिट z की है और हमारा फलन जो है वो एक्स वाई के पदों में कन्वर्ट हो चुका है। जब x अक्ष के अनुदिश की बात करते हैं तो x अक्ष का समीकरण y बराबर जीरो होने के कारण y टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। पहली बार y के स्थान पर जीरो रखना, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, y का मान जीरो रखने पर एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो गया, ये कट गया है आपका। लिमिट x टेंस टू जीरो, एक एक्स स्क्वायर में x का भाग गया, x आया और x का मान जीरो रखने पर हमारा परिणाम जीरो बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, y अक्ष के अनुदिश के बारे में बात करेंगे। हमारा y अक्ष का समीकरण x बराबर जीरो होने के कारण ऊपर x टेंस टू जीरो, उसके बाद y टेंस टू जीरो लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। चलिए जी पहले आप x को जीरो के बराबर मानना, लिमिट y टेंस टू जीरो, x को जीरो रखने पर रिजल्ट क्या है? वाई स्क्वायर अपॉन आयोटा वाई, तो y से y कट गया सर, और y से y कटने पर रिजल्ट क्या रहा? लिमिट y टेंस टू जीरो,
y बटा आयोटा। अब देखो y के स्थान पर जब 0 रखता हूं तो 0 बटा आयोटा है, और 0 में आयोटा का भाग 0 है, और आप देख पा रहे हैं कि ये परिणाम 0 है, और आगे वाला जो परिणाम हमारा बना, ये वाला परिणाम, ये भी परिणाम हमारा 0 के बराबर बना। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये दो रास्ते तो बराबर है, मुझे तीसरा रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर तीसरे रास्ते का मान भी 0 आता है तो इसका मतलब ये अवकलनीय है, और इसके अवकलन का मान 0 होगा। चलिए देखते हैं तीसरे रास्ते के बारे में। जब रेखा y बराबर mx प्लस mx के अनुदिश है तो पहले y टेंस टू mx की बात करेंगे, और उसके बाद में x टेंस टू 0 की बात करेंगे, और आपका फलन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई है। चलिए पहली बार y के स्थान पर mx लिखने की बात मैं आपसे कर रहा हूं। लिमिट x टेंस टू 0, y के स्थान पर mx रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आयोटा एम एक्स। चलिए सर, यहां पर हम लोग क्या करें कि भाई x को कॉमन लेकर के काट लेते हैं, और जब x कॉमन लेकर कटेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर, नीचे की ओर x कॉमन आ रहा है 1 प्लस आयोटा एम, x आपका कट गया है। अब जब लिमिट वैल्यू x के स्थान पर 0 रखेंगे तो रिजल्ट क्या रहा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा एम। 0 का गुणा अंश आपका 0 हो गया, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देना, हमारा परिणाम 0 हो गया। अब मुझे बताइए, ये आंसर जब आगे बढ़ा, तीसरा रास्ता भी तो 0 ही देता है, और चूंकि हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया है, हम सीमा नहीं निकाल रहे, हम अवकलन के फॉर्मूले की बात कर रहे थे, और अवकलन के फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में लिमिट निकालना है। समझ गए? इस कारण से ये तीनों लिमिट वैल्यू बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, अपना प्रश्न हो गया, अपना आंसर कि जो फलन है एफ जेड, जेड बराबर 0 पर अवकलनीय है। बात समझ में आ गई ना सर? भाई तीनों चीजें बराबर हो गई तो अवकलनीय होगा, और इसके अंदर हम लोग बात करें कि अवकलन का मान क्या हो गया, एफ डैश 0, तो वह उत्तर 0 रहेगा, क्योंकि तीनों जो परिणाम है वो एफ डैश 0 के लिए ही परिणाम है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आपके आया होगा। तो देखो, एक ही प्रश्न मैंने दो अलग अलग बार लिया। पहले लिया मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है, सात्यता की जांच करनी, तो आपको पता लगा कि ये जो है इसके अंदर लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सतत फलन है। और इसी प्रकार से मॉड जेड स्क्वायर हमारा फलन अवकलनीय भी है। तो ये हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, यहां लिमिट निकालना एक अलग है, और यहां अवकलन की जांच करने के लिए, डिफरेंशियबिलिटी के लिए डिफरेंशियल का फॉर्मूला हमने लगाया, और फॉर्मूले में लिमिट होने के कारण लिमिट के प्रोसेस की बात की। इन केस अगर यहां हमारा फलन एक्स वाई के पद में नहीं बदलता तो सीधा सीधा मैं डीएलएच रूल लगा लेता, सीधा मैं प्रतिस्थापित कर देता, और यहां पर भी तीनों चीजें बराबर आने पर ही अवकलनीय है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, देखिए प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है, एफ जेड एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 पर ये है, और जेड बराबर 0 पर 0 है। जेड बराबर 0 पर ये चार आंसर है कि वो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, या दोनों नहीं है, या दोनों में से कोई एक है। इस प्रकार के हमारे चार ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहली बात, कंटिन्यूटी की बात करूंगा, प्रश्न लंबा होने वाला है। कंटिन्यूटी की बात करते समय लिमिट की बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि कंटिन्यूस कब होगा, उसकी लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करे, फलन का मान उस लिमिट वैल्यू के बराबर हो। और आप जब इस प्रश्न को देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि जो z बराबर 0 पर फलन का जो मान है वो 0 है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट वैल्यू 0 हो, फलन का मान सीधा सीधा 0 मेरे पास में है, तो इसका मतलब कंटिन्यूट हो जाएगा। और अगर वो कंटिन्यूस होता है तो फिर मैं अवकलनता के लिए, जैसा पिछला प्रश्न था, अवकलन के एफ डैश जेड के फॉर्मूले की बात करूंगा। और फॉर्मूला क्या, लिमिट z टेंस टू z0, एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन जेड माइनस जेड 0 की बात करूंगा। इन केस आप प्रश्न को हल कर रहे हैं और हल करते समय लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूस भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है, तो आगे आपको नहीं बढ़ना है। चलिए देखते हैं हम लोग।
यहां पर सबसे पहले हम लोग सीमा के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, लिमिट को कैलकुलेट करने की बात करते हैं। चलिए लिमिट के अंदर लिमिट z टेंस टू 0, क्योंकि आपको चेकआउट करना है z बराबर 0 पर, तो z टेंस टू 0 की बात हमारी हो रही है, ठीक है ना। और फलन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखें भाई, लिमिट वैल्यू तो मेरी है z की और फलन मेरा है वो एक्स वाई के पद का है। तो जब ऐसा होता है तो हमें तीन रास्ते देखने होंगे। वन बाय वन उन तीन रास्तों के बारे में बात करता हूं। पहला, एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। बताइए सर, एक्स अक्ष अनुदिश जब बात करूंगा मैं, लिमिट एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होने कारण पहले y टेंस टू 0, उसके बाद x टेंस टू 0, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप y के स्थान पर 0 रखेंगे तो बताइए क्या पोजीशन बन रही है हमारी। लिमिट x टेंस टू 0, y के स्थान पर 0 रखने पर 0, क्योंकि x का 0 से गुणा 0 होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर, और 0 में किसी भी संख्या का भाग जाएगा 0, तो ये परिणाम आपका 0 बन करके आएगा। चलिए दूसरे रास्ते के बारे में बात करते हैं। y अक्ष के अनुदिश मुझे इसको चेकआउट करना है, अलोंग द y एक्सिस। तो y अक्ष का हमारा समीकरण होता है x बराबर 0, तो पहले x टेंस टू 0 लिखा, y टेंस टू 0 लिखा, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसी प्रकार का प्रोसेस, पहले x के स्थान पर 0 लिखना, और जैसे ही x के स्थान पर 0 लिखेंगे तो यहां पर 0 का y से गुणा 0 हो गया, x के स्थान पर 0 हो चुका है, वाई स्क्वायर, 0 में वाई स्क्वायर का भाग 0। अब देखें यहां तक के परिणाम बराबर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा, और अगला जो रास्ता रहेगा हमारा वह रहेगा रेखा y बराबर mx के अनुदिश। रेखा y बराबर mx के अनुदिश मुझे चेकआउट करना है। तो गौर कीजिए, यहां पर लिमिट वैल्यू हमारी होगी y टेंस टू mx, x टेंस टू 0, और यहां एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y के स्थान पर मुझे क्या करना है, mx लिखना है। तो हमारी पोजीशन क्या बनी, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स वाई के स्थान पर लिखा हमने mx, अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई के स्थान पर mx लिखने पर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हर के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां पर कट गया है, और जब एक्स स्क्वायर कट गया तो बताइए क्या रिजल्ट है हमारा। यहां पर x 0 रखने पर m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यह m पर निर्भर करने वाला एक पद है। अब आप देख पा रहे हैं x अक्ष के अंदर लिमिट वैल्यू 0, y अक्ष के अंदर लिमिट वैल्यू 0, लेकिन यह नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब मुझे बताइए सीमा विद्यमान है क्या, नहीं है। अगर सीमा विद्यमान नहीं है तो हमने ये सोचना था कि सीमा का मान क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है क्या। तो जब सीमा ही विद्यमान नहीं है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हम लोग नहीं सोच सकते, कंटिन्यूस नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, चूंकि लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड विद्यमान नहीं है, यानी लिमिट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। और अगर लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, कि जो एफ जेड है, जेड बराबर 0 पर सतत और अवकलनीय, सतत और अवकलनीय नहीं है। तो कुल मिलाकर के न सतत न अवकलनीय, ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार का प्रश्न इसके ऊपर बनेगा। चलिए वापस बढ़ते हैं सर, कुछ प्रश्न प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। जैसे मान लिया एफ जेड, यहां पर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा, जेड इज नॉट इक्वल टू आयोटा पर, और जेड बराबर आयोटा पर 0 है, और मुझे जेड बराबर आयोटा पर चेकआउट करना है। क्या करना है, वही चीज
क्या वो कंटिन्यूस है, क्या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो पहले सीमा की बात करूंगा। सीमा अगर विद्यमान है तो उसके बाद देखूंगा कि क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी आयोटा पर फलन का मान जो कि 0 दे रखा है, तो क्या सीमा विद्यमान है, क्या सीमा का मान 0 है जो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सतत होगा, और अगर वो सतत है तो फिर मुझे आगे अवकलनता के बारे में फॉर्मूला लगा करके सोचना पड़ेगा। चलिए सर वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले सीमा के बारे में, लिमिट के बारे में हम बात करेंगे। और ध्यान दीजिए, जब लिमिट की बात करूंगा तो लिमिट z टेंस टू आयोटा की बात करूंगा, क्योंकि मुझे z बराबर आयोटा पर चेक करना है। तो लिमिट z टेंस टू आयोटा, और एफ जेड का मतलब क्या हो गया सर, यहां पर लिमिट z टेंस टू आयोटा, एफ जेड का मतलब हुआ z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z प्लस आयोटा। अब मुझे उन तीन रास्तों को तय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, क्योंकि मेरी लिमिट z में है, मेरा प्रश्न भी z के पदों में है। प्रश्न अगर xy के फॉर्म में कन्वर्ट होता है या xy की फॉर्म में दिया होता है, तभी मुझे जो है वहां पर उन तीन रास्तों के बारे में सोचना है, जो x अक्ष के अंदिश होगा, y अक्ष के अंदिश होगा, और रेखा y बराबर mx के अनुदिश रहेगा। चूंकि वो रास्ते कब होते हैं, जब z बार होता है, मॉड z होता है, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट z की बात होती है, तो प्रश्न अपना xy में कन्वर्ट होता है या xy में दिया हो। तो फिलहाल यहाँ ऐसा नहीं है, तो मुझे अगर z बराबर आयोटा रखते हैं हम लोग, तो बताइए z के स्थान पर आयोटा रखने पर एक काम करते हैं सर, हम लोग यहाँ पर क्या करें सर, ये तो परिणाम 0 बन जाता है, बन गया ना परिणाम 0, क्योंकि सीधा सीधा प्रतिस्थापन हो रहा है। यहां पर 0/0 की स्थिति बनती तो मुझे डीएलएच को यूज करने की आवश्यकता होती। तो फिलहाल यहां पर z के स्थान पर आयोटा रखने पर परिणाम क्या है, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा। तो 0/2 आयोटा किसके बराबर हो गया सर, 0 के बराबर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपके आया होगा कि ये किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर हुआ। तो देखो, और अब मुझे बताइए वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ आयोटा किसके बराबर है, एफ आयोटा 0 के बराबर है। तो चूंकि यहां पर लिमिट वैल्यू z टेंस टू आयोटा एफ जेड, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो गया सर, एफ आयोटा के बराबर है, यानी सीमांत मान उस फलन के मान के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसलिए फलन जो है एफ जेड वो कैसा है, फलन एफ जेड सतत है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। कंटिन्यूट तो हो गया, अब बात करनी है अवकलनीयता के बारे में। भाई तीन रास्ते नहीं लिए गए हमारे द्वारा, वो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न जो है एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। चलिए अब बात करता हूं, सीमा हो गया, सीमा के बाद में यहां पर सतत होने की बात हो गई हमारी। अब यहां पर अवकलनीयता के बारे में बात करें। भाई अवकलनीयता कब होगी सब, जब उसका अवकलन संभव हो जाए, तीनों मान आपस में बराबर हो जाए या उसका अवकलन निकल जाए। तो मैं यहां पर एफ डैश जेड की बात कर रहा हूं। हमारा प्रश्न है लिमिट फॉर्मूला सॉरी एफ डैश जेड का, लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ z0 अपॉन z माइनस z0। मुझे बताइए यहां पर z0 का रोल कौन प्ले कर रहा है, आयोटा प्ले कर रहा है, क्योंकि z बराबर आयोटा, z बराबर z0 की बात हो रही है। तो यहां पर z0 आयोटा के बराबर है। तो चलो देखते हैं, अगर ऐसा है तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू आयोटा एफ जेड। तो देखो एफ जेड तो ये रहा सर आपका जो है z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z प्लस आयोटा, माइनस यहां पर एफ जेड जीरो का मतलब है एफ आयोटा, अपॉन में z माइनस z0, और z0 का मतलब है आयोटा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो एफ डैश जेड क्या इसके बराबर हो गया उसको देखें, लिमिट z टेंस टू आयोटा। वापस से एक बार
मान रखना दोबारा से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भाई एफ जेड तो डायरेक्ट है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा। एफ जेड जीरो का मतलब है भाई जेड बराबर आयोटा, ये यहां पर हमने बात भी की थी, ये एफ आयोटा है, यही तो है सर एफ जेड जीरो का मान। तो एफ जेड जीरो यानी एफ आयोटा का मान जीरो है, उसको मैं लिखूंगा, और नीचे की ओर जेड माइनस आयोटा। चलो देखें, ये परिणाम है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा माइनस एफ आयोटा का मतलब है जीरो, अपॉन में जेड माइनस आयोटा। चलिए जी, इसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं सर, यहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, इसके नीचे हम लोग बटे में एक लिख सकते हैं ऐसा, और जैसे ही बटे में एक लिखा तो भाग उलट गुणा रेसिप्रोकल करने की बात मैं आपसे करता हूं। रेसिप्रोकल करते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा, कारण क्या है भाई जीरो घट गया, जीरो घटने से कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, और नीचे की ओर जेड माइनस आयोटा है, उसको हमने जेड माइनस आयोटा अपॉन 1 करते हुए भाग उलट गुणा 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा, तो ये रिजल्ट है हमारा लिमिट जेड टेंस टू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे की ओर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, कुल मिला के क्या हो गया, ये हो गया लिमिट जेड टेंस टू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, जो कि कट चुका है, अंश और हर एक जैसे आ गए, तो लिमिट जेड टेंस टू आयोटा 1, और इसका मतलब क्या हो गया, ये 1, ये परिभाषित भी है, तो इसका मतलब क्या है, यह इसका अवकलन हो गया, परिभाषित हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल भी है। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रश्न क्या है, सतत भी है और अवकलनीय भी है, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होगी। भाई प्रश्न थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन एक ही सेट फॉर्मेट है, और रही बात लिमिट की, तो लिमिट लेना हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था। चलिए फिर से वही प्रश्न उसी प्रकार से रिपीट करते हुए, ये प्रश्न और लंबा होगा, और लंबा क्यों होगा, क्योंकि पिछले प्रश्न में भी यही था, और लेकिन पिछला प्रश्न झड़ के रूप में था, तो लिमिट लेते समय हमारे लिए आसान रहा था, लेकिन अब अपना प्रश्न जो है एक्स वाई की फॉर्म के अंदर है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आसान यूं हो सकता है कि मान लिया प्रश्न अपन ने हल किया और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब दोनों चीजें क्लियर हो गई कि वह कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशियल भी नहीं है, सतत और अवकलनीय दोनों नहीं है। मान लिया लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो लिमिट वैल्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ध्यान देनी, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आपका जीरो है, अगर जीरो के बराबर होती है तो आपका फलन कंटिन्यूस हो जाएगा, सतत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो सतत नहीं है, तो फिर आगे अवकलनीय नहीं होगा, तो ये हम सोच सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब होगी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो सतत भी हो गया, अब उसके बाद वो अवकलनीय है या नहीं है, लेकिन पूरा आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, तो आपका प्रश्न लंबा होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। सबसे पहले सीमा के बारे में हम बात कर लेते हैं। लिमिट लिमिट z टेंस टू z0, और z0 का मतलब है मुझे z बराबर 0 पर चेकआउट करना है, तो लिमिट हो गई z टेंस टू 0। फलन क्या है, z टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो लिमिट वैल्यू z के पदों में है, फलन हमारा एक्स वाई के पदों में है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे उन तीन रास्तों को देखना चाहिए। पहला रास्ता अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा रास्ता अलोंग वाई एक्सिस, और तीसरा रास्ता अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स, अलोंग लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स। इन तीनों को देखेंगे, अभी हम सीमा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और सीमांत मान
लिमिट वैल्यू फंक्शन के बराबर होने पर सतत होगा, और अवकलनता के लिए अवकलन करने की बात एफ डैश जेड की बात करेंगे। जब एक्स अक्ष के सापेक्ष बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होने के कारण पहले y टेंस टू 0, उसके बाद x टेंस टू 0, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y के स्थान पर 0 रखने की बात करूंगा, और जैसे ही y के स्थान पर आप 0 रखते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0, y को 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बना, ये परिणाम आपका 1 के बराबर हो गया, क्योंकि वाई स्क्वायर 0 हो गया, एक्स स्क्वायर में से 0 घटा, एक्स स्क्वायर में 0 जुड़ा, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का परिणाम 1 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट वाई अक्ष के लिए समीकरण x बराबर 0, तो यहां पर x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए जी, x के स्थान पर 0 रखना है मुझे, और जैसे ही x के स्थान पर आप 0 रखते हैं, लिमिट y टेंस टू 0, x 0 रखने पर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये परिणाम -1 बना। अब मुझे बताइए, x अक्ष के अंदिश लिमिट जो निकाल रहे हैं और y अक्ष के अंदिश जो लिमिट निकाल रहे हैं वो आपस में बराबर है क्या? नहीं है, तो हमारे लिए तो सोने में सुहागा हो गया, क्योंकि न तो मुझे अब y बराबर mx की बात करनी है, न सतत की बात करनी है, न अवकलनता की बात करनी है। ठीक है, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, चूंकि लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड विद्यमान नहीं है, इसलिए एफ जेड जेड बराबर 0 पर सतत एवं अवकलनीय नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा था हो सकता है शायद लंबा प्रश्न हो जाए, लेकिन हमारे लिए न सतत न अवकलनीय, ऑप्शन डी की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, एफ जेड जेड बार है, जेड नॉट इक्वल टू 0 पर 0, जेड बराबर 0 पर, और मुझे जेड बराबर 0 पर चेकआउट करना है, तो जेड बराबर जेड 0 में जेड 0 आपका 0 हो गया। चलिए चीजें वही होगी सर। सबसे पहले सतत और अवकलनता के बारे में बात करना है। नंबर 1, सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा यानी कि लिमिट। चलिए सर, जैसे ही आप इस सीमा के बारे में बात करते हैं तो मैं यहां पर लिमिट z टेंस टू क्या लिखूंगा, 0, एफ जेड की बात करूंगा। यहां पर लिमिट z टेंस टू 0, एफ जेड का मतलब z बार से हो गया, और आगे बढ़ते हुए लिमिट z टेंस टू 0 और z बार का मतलब x माइनस आयोटा y हो गया। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई? भाई जब z बार होगा, मॉड z होगा, तो वो एक्स वाई में कन्वर्ट होगा। कारण सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पर ऐसा सोचता हूं कि माना z एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो उसका संयुग्मी z बार क्या है, x माइनस आयोटा वाई है, तो मुझे x माइनस आयोटा वाई करना है। चूंकि हमारी लिमिट वैल्यू z की है, हमारा फलन एक्स वाई के पदों में है, तो मुझे 3 रास्तों को जल्दी से तय कर लेना चाहिए। पहला रास्ता एक्स अक्ष के अनुदिश, और जब आप रास्ता एक्स अक्ष के अनुदिश लेते हैं तो बताइए हमारी स्थिति क्या बनने वाली है। लिमिट एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होने के कारण y टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और यहां पर x माइनस आयोटा y, पहली बार y के स्थान पर 0 रखना, तो ये रिजल्ट रहा लिमिट x टेंस टू 0, y के लिए 0 रख चुके हैं, x हो गया, और x के स्थान पर 0 रखने पर परिणाम 0 बना। आगे बढ़ते हैं, दूसरे रास्ते के बारे में बात करते हैं। y अक्ष के अनुदिश, along the y एक्सिस, तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होने के कारण x टेंस टू 0, x माइनस आयोटा y,
और यहां पर y टेंड्स टू 0। पहले x के स्थान पर 0 रखना है, लिमिट y टेंड्स टू 0, और ये हो गया माइनस आयोटा y, और y को 0 रखना, तो y को 0 रखने पर परिणाम क्या बना, 0 के बराबर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? ये दोनों मान आपस में बराबर हो गए। अब मुझे आगे बढ़ना है, y बराबर mx के अंदिश, रेखा y बराबर mx के अनुदिश वाला रास्ता मुझे तय करना है, यानी अलग अलग पथों की बात करनी है। यहां पर हो रहा है लिमिट y टेंड्स टू mx, x टेंड्स टू 0, और ये हुआ x माइनस आयोटा y। चलिए पहली बार y के स्थान पर mx रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हुआ y माइनस आयोटा, सॉरी x माइनस आयोटा mx, और x के स्थान पर जैसे ही 0 रखते हैं तो 0 माइनस 0 परिणाम 0। तो यहां पर ये तीनों वैल्यू आपकी बराबर हो गई है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीमा विद्यमान है। पहली बात तो ये हो गई। और अगर सीमा विद्यमान है तो लिमिट वैल्यू क्या बनी, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि उस फलन का मान क्या है z बराबर 0 पर। तो मैं लिखना चाह रहा हूं वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। तो यहां पर f0 कितना है, f0 0 है, क्योंकि हम लोग उसी 0 के ऊपर फलन के मान की बात कर रहे हैं, और z बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। अब आप देखेंगे यहां पर कि चूंकि लिमिट वैल्यू, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है, यानी सीमा का जो मान है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो गया। भाई ये जो है ऊपर का हिस्सा अलग है, ये जो हिस्सा हम लोग कर रहे हैं वो अलग है, ठीक है ना? अगर ये बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसलिए z बराबर 0 पर एफ जेड सतत है, यानी कुल मिलाकर सतत की बात हो गई। तो प्रश्न लंबा हो गया, अब मुझे अवकलनता के बारे में बात करनी है। अब अवकलनीयता, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए सर, यहां पर आपको जो है अवकलन करना है, अवकलन के फॉर्मूले की बात करनी है, और हमारा अवकलन के लिए फॉर्मूला एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन z माइनस z0 है। अभी मैं वापस से पूरे प्रश्न को वापस एक बार लिखना चाह रहा हूं। हमारा प्रश्न ये था एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, z नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 0 फॉर z इज इक्वल टू 0। वापस से देखिए, पिछली स्क्रीन पर आता हूं मैं, एफ जेड जेड बार के बराबर था और 0 0 होने पर, ठीक है जी। तो चलिए मुझे बताइए, इसको देखते हुए और इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यूज को रखने की बात करूंगा तो बताओ z0 का रोल किसने प्ले किया, z0 का रोल 0 प्ले करेगा, क्योंकि आपका प्रश्न z बराबर 0 पर ऐसा लिखता है। और जब z बराबर 0 की बात होती है, यानी z बराबर z0, तो z0 का रोल तो 0 ने प्ले किया, एक बात। एफ जेड हमारा क्या है, एफ जेड जेड बार है, जो कि x माइनस आयोटा वाई रहेगा। इसी प्रकार से एफ जेड 0 की बात करूंगा तो इसका मतलब एफ 0 की बात करूंगा, क्योंकि z0 का रोल 0 ने प्ले किया, और f0, तो f0 पर आपका मान 0 है। ये सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में है, तो मैं इसको रखता हूं। एफ डैश जेड लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड x माइनस आयोटा वाई माइनस 0 अपॉन जेड, जेड का अभिप्राय हुआ x प्लस आयोटा वाई, माइनस z0 का मान 0। तो कुल मिलाकर के हुआ
लिमिट z टेंड्स टू 0 x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। हम कर रहे हैं अवकलन की स्थिति, लेकिन उस अवकलन की स्थिति में अवकलन के फॉर्मूले में लिमिट है, और लिमिट हम लोग सीधी नहीं ले पा रहे हैं, ना आप प्रतिस्थापित कर पा रहे हैं, ना इसके अंदर डीएलएच रूल की बात कर पा रहे हैं। आपकी लिमिट z में है, आपका फलन xy में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब उस अवकलन के प्रोसेस में आने वाली लिमिट के लिए उन्हीं तीन रास्तों को हमें देखना होगा। अगर वो तीन रास्तों से आने वाला मान अगर बराबर है तो अवकलनीय है। अब इन तीन रास्तों से आने वाला मान बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है, क्योंकि मैं सॉल्व अवकलन के लिए कर रहा हूं और अवकलन के प्रोसेस में लिमिट आ रही है, इसको ध्यान देना। एक्स अक्ष के अनुदिश अलोंग द एक्स एक्सिस, लिमिट एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होने कारण y टेंस टू 0 x टेंस टू 0। यहां पर x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। पहली बार y का मान 0 रखना, और y का मान जैसे 0 रखा मैं यहां ले लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 0, y को 0 रख चुके हैं, x बटा x जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब y अक्ष के अंदिश, भाई मैं यहां पर लिमिट के अस्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लिमिट के अस्तित्व की बात हमने कर ली, और उस अस्तित्व के बाद में हमने फलन की कंटिन्यूटी की बात भी कर ली। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, और इस डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में जो लिमिट आ रही है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके परिणाम को जानने के लिए। y अक्ष के अनुदिश लिमिट y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होने पर पहले x टेंस टू 0, उसके बाद y टेंस टू 0। यहां पर x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। पहली बार हम लोग क्या कर रहे हैं, x को 0 रख रहे हैं, और जैसे ही x को 0 रख रहे हैं तो लिमिट y टेंस टू 0, x को 0 रखने पर माइनस आयोटा वाई अपॉन आयोटा वाई, कट गया, कटने पर -1 आ गया। तो ये बराबर हुआ क्या, ये बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब मुझे तीसरे रास्ते को चेकआउट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं रेखा y बराबर mx के अंदिश चेकआउट नहीं करूंगा। और मुझे बताइए, क्या हम सीमा की बात कर रहे थे अवकलनता की? पता लगा हम अवकलनता के लिए बात कर रहे थे। तो इसका मतलब जब ये दो वैल्यू बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, z बराबर 0 पर फलन एफ जेड अवकलनीय नहीं है। तो चलिए फाइनल आंसर क्या हुआ, थोड़ा सा प्रश्न लंबा हो गया, सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि सब चीजें जो है पिछली क्लास के अंदर जो हमने लिमिट को सीखा, इस क्लास में हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को सीखा, ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो गया होगा। ये ऐसी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में देखें। अब आपका प्रश्न जो है इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं सर। क्यों कर रहा हूं, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वैसे पिछले प्रश्न जो है हमारे लिमिट के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आते हैं, और लिमिट के अंदर भी आपने ध्यान दिया होगा तो एक प्रश्न जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो भी परीक्षा का प्रश्न था, यहाँ भी आपके परीक्षा का प्रश्न है। देखिए एफ जेड आपके पास में है, जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस आयोटा। ये कब है, जब जेड नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा पर है। 5 जब जेड बराबर माइनस आयोटा है। ऑप्शन ए बी और सी जो देख रहा हूं मैं वो केवल लिमिट वैल्यू की बात की जा रही है कि लिमिट जेड टेंस टू माइनस आयोटा पर उत्तर माइनस आयोटा है, या आंसर 3 आयोटा है, या अनंत है, ये चेकआउट करना। और उसके बाद में जेड बराबर माइनस आयोटा पर असतत है, ये भी मुझे चेकआउट करना है। समझ गए बात को, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन भाई अगर ये तीनों ही उत्तर निकल जाते हैं आपके, कि जैसे लिमिट वैल्यू माइनस आयोटा बनी तो ये माइनस आयोटा इस 5 के बराबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब असतत होगा। इन केस अगर मेरा उत्तर बी सही है और 3 आयोटा मेरा उत्तर आता है तो 3 आयोटा भी 5 के बराबर नहीं है, यानी लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं होने कारण वह असतत है। इसी प्रकार से
अगर ऑप्शन डी के लिए मेरा उत्तर अनंत आता तो ये 5, इसका मतलब क्या हो गया सर, यहां भी वह असतत है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा, देखते हैं सर क्या रिजल्ट आता है इसका। हम यहां पर लिमिट की बात करना चाह रहे हैं, लिमिट z टेंस टू माइनस आयोटा एफ जेड, लिमिट z टेंस टू माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 2 अपॉन जेड प्लस आयोटा। और जैसे ही देखो, अब यहां पर उन 3 रास्तों को तय करने की आवश्यकता हमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा लिमिट जेड का है और मेरा प्रश्न भी जेड के ही पद का है, क्योंकि यहां पर जेड बार नहीं है, मॉड जेड नहीं है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जेड नहीं है, जिससे कि वह एक्स वाई में कन्वर्ट हो सके। तो मैं इसको सीधा सीधा प्रतिस्थापित कर लेता हूं, और जैसे ही सीधा प्रतिस्थापित करता हूं, जेड के स्थान पर माइनस आयोटा रखता हूं, तो आप देख पा रहे हैं ये परिणाम क्या बन रहा है। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, माइनस आयोटा रखने पर ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। भाई एक काम कर लेते हैं, चलो हम लोग पूरा ही लिख देते हैं, माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा जेड के स्थान पर माइनस आयोटा माइनस 2, कुल मिलाकर के ये हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2, आयोटा स्क्वायर हो गया -1। ये -1 होने पर -1 गुणा +3 -2 बराबर 0, यानी अंश में 0 है, हर में तो सीधा दिखता हुआ ही माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 है, तो 0/0 रूप बनता है। ठीक है जी, ये हमने चेकआउट किया है इसको। अब अगर 0/0 रूप है तो इसका मतलब क्या है, DLH रूल की बात कर सकता हूं, द एल हॉस्पिटल रूल के बारे में हम बात करें, और उसका मतलब है अवकलन करना। तो लिमिट z टेंस टू माइनस आयोटा, अवकलन जब किया तो z स्क्वायर का हो गया 2z, z के रेस्पेक्ट में करने पर 3 आयोटा अपॉन z का करने पर 1, और आयोटा का और -2 का ये नंबरिकल वैल्यूज हैं, अगर आप चाहो तो लिखें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए z के स्थान पर अगर माइनस आयोटा में रखता हूं तो रिजल्ट क्या रहा, z के स्थान पर माइनस आयोटा रखने पर 2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा अपॉन 1, ये परिणाम क्या बना सर, ये परिणाम हमारा आयोटा के बराबर बन गया। तो अब देखो z माइनस आयोटा परिणाम कोई भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका नहीं है, ऑप्शन बी आपका नहीं है, और ऑप्शन डी आपका नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि अगर ये उत्तर होता, और चूंकि ये उत्तर इसके बराबर नहीं है तो सतत नहीं है, तो फिर मेरे उत्तर अगर ये होता ना तो ए और सी दोनों हो जाते, क्योंकि यहां पर लिमिट वैल्यू तो ये है, और चूंकि लिमिट वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो सतत नहीं है, तो सी भी मेरा सही हो जाता। और इसी क्रम के अंदर अगर मेरा परिणाम ऑप्शन नंबर बी के अनुसार 3 आयोटा होता, ये 3 आयोटा 5 के बराबर नहीं होने के कारण फिर ऑप्शन सी और वहां पर स्टैंड कर जाता। और इसी क्रम के अंदर अगर अनंत होता तो अनंत भी 5 के बराबर नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी की वो बात कर लेता, तो फिर सी और डी ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन हमारा तो एक ही ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, बी और डी चले गए, तो हमारा सही उत्तर क्या है सर, ऑप्शन नंबर सी है। कारण क्या है, जब लिमिट वैल्यू की बात कर रहे हैं, चूंकि लिमिट z टेंस टू माइनस आयोटा एफ जेड ये आयोटा के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ माइनस आयोटा ये 5 के बराबर है। ठीक है, तो चूंकि लिमिट वैल्यू, लिमिट z टेंस टू माइनस आयोटा एफ जेड इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया, z बराबर माइनस आयोटा पर यह सतत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें जो है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आपको आ गई होगी। तो चलिए सर, आज की क्लास में हम लोग इतनी बात करेंगे, यानी कि जो सम्मिश्र फलन हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसकी लिमिट की बात, उसकी कंटिन्यूटी की बात, उसकी डिफरेंशियल की बात हम लोगों ने कर ली है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे,
अगली क्लासेस में फिर से मुलाकात करेंगे। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अच्छी स्थितियां, वो हम लोग अगली क्लासेस में डिस्कस करना चाहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।